न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम। डीलिमिटेशन कमीशन के प्रपोजल्स को लेके जम्मू कश्मीर में हर तरफ बहस चल रही है, कुछ इल्ज़ाम तराशियाँ भी जारी हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर, साबिका जम्मू कश्मीर रियासत के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब। उमर साहब, आपका खैर मकदम। शुक्रिया। जब से डीलिमिटेशन कमीशन के प्रपोजल्स की बात आई है और 6 सीट जम्मू में और 1 कश्मीर में, आपकी पार्टी पे इल्ज़ाम लग रहा है कि आपने एक ऐसे अमल को जिसको आपने पहले इलिजिटिमेट कहा, गैर कानूनी कहा, उसमें आपके मेम्बरान ने जाके उसको लेजिटिमाइज कर दिया, कानूनी जवाब पेश किया। आप क्या कहें? हमने डीलिमिटेशन कमीशन को वही कहा जो हम बाहर लोगों को कहते हैं, और जो लोग हम पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं उन लोगों की आदत है नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाना। अगर हमारी गैर मौजूदगी में ये रिपोर्ट पेश किया गया होता तो यही लोग हमें कहते कि देखें अब ये एक मौका था, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले 3 मेंबर कश्मीर के थे, उन्होंने जाके कश्मीर की बात क्यों नहीं की। वहाँ कश्मीर जो है मेज़ पे जो है उनकी कोई नुमाइंदगी नहीं रही। जम्मू के 2 मेंबर थे, कश्मीर का कोई था नहीं। तो जब हम वहाँ पे गए, अब ये लोग कहते हैं आप वहाँ गए क्यों। अब हमारा जाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि यहाँ के लोगों की बात जो है वहाँ तक पहुँच जानी चाहिए। और इससे साथ साथ मैं कहता हूँ सिर्फ कश्मीर की बात नहीं, जम्मू में भी कुछ लोग इस रिपोर्ट से नाराज़ हैं और उनकी भी वहाँ सुनवाई होनी चाहिए। तो हमने जो है बिल्कुल बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बात सामने रखी और हम उसी बात पे कायम हैं कि 5 अगस्त 2019 के तमाम फ़ैसले जो हैं वो गैर कानूनी हैं। और डीलिमिटेशन कमीशन क्योंकि उस फैसले का नतीजा है तो इनको भी अपना काम जो है करना नहीं था। अब सुप्रीम कोर्ट के हम आदेश का इंतज़ार करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट की आप बात कर रहे हैं, अगर हम 370 पे पूरा जिस पे सुप्रीम कोर्ट गए हैं, कई पार्टियां गई हैं, आप भी हैं उसमें, 370 पे कोई बात नहीं हुई। अब अगर इस कमीशन का एक फैसला आता है, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम। डीलिमिटेशन कमीशन के प्रपोजल्स को लेके जम्मू कश्मीर में हर तरफ बहस चल रही है, कुछ इल्ज़ाम तराशियाँ भी जारी हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर, साबिका जम्मू कश्मीर रियासत के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब। उमर साहब, आपका खैर मकदम। शुक्रिया। जब से डीलिमिटेशन कमीशन के प्रपोजल्स की बात आई है और 6 सीट जम्मू में और 1 कश्मीर में, आपकी पार्टी पे इल्ज़ाम लग रहा है कि आपने एक ऐसे अमल को जिसको आपने पहले इलिजिटिमेट कहा, गैर कानूनी कहा, उसमें आपके मेम्बरान ने जाके उसको लेजिटिमाइज कर दिया, कानूनी जवाब पेश किया। आप क्या कहें? हमने डीलिमिटेशन कमीशन को वही कहा जो हम बाहर लोगों को कहते हैं, और जो लोग हम पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं उन लोगों की आदत है नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाना। अगर हमारी गैर मौजूदगी में ये रिपोर्ट पेश किया गया होता तो यही लोग हमें कहते कि देखें अब ये एक मौका था, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले 3 मेंबर कश्मीर के थे, उन्होंने जाके कश्मीर की बात क्यों नहीं की। वहाँ कश्मीर जो है मेज़ पे जो है उनकी कोई नुमाइंदगी नहीं रही। जम्मू के 2 मेंबर थे, कश्मीर का कोई था नहीं। तो जब हम वहाँ पे गए, अब ये लोग कहते हैं आप वहाँ गए क्यों। अब हमारा जाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि यहाँ के लोगों की बात जो है वहाँ तक पहुँच जानी चाहिए। और इससे साथ साथ मैं कहता हूँ सिर्फ कश्मीर की बात नहीं, जम्मू में भी कुछ लोग इस रिपोर्ट से नाराज़ हैं और उनकी भी वहाँ सुनवाई होनी चाहिए। तो हमने जो है बिल्कुल बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बात सामने रखी और हम उसी बात पे कायम हैं कि 5 अगस्त 2019 के तमाम फ़ैसले जो हैं वो गैर कानूनी हैं। और डीलिमिटेशन कमीशन क्योंकि उस फैसले का नतीजा है तो इनको भी अपना काम जो है करना नहीं था। अब सुप्रीम कोर्ट के हम आदेश का इंतज़ार करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट की आप बात कर रहे हैं, अगर हम 370 पे पूरा जिस पे सुप्रीम कोर्ट गए हैं, कई पार्टियां गई हैं, आप भी हैं उसमें, 370 पे कोई बात नहीं हुई। अब अगर इस कमीशन का एक फैसला आता है, हमें भी लगता है कि इसमें बगैर सिर्फ इसके कि हम बयान दें उसके आगे कुछ बात बढ़ेगी। नहीं, बात ज़रूर बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी, बात बढ़ेगी। और हम भी इस कोशिश में लगे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई शुरू हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही जब उन्होंने इन पिटिशन्स को जो है उनको मंजूरी दी। उन्होंने ये कहा कि हम वक्त पीछे जो है मोड़ सकते हैं, वी कैन टर्न बैक द क्लॉक। मतलब ये कि 5 अगस्त के बाद जितने भी फैसले हुए हैं उनको ना सिर्फ रोका जा सकता है
बल्कि उन पर रिवर्स गियर लगाया जा सकता है। तो डिलिमिटेशन कमीशन का ये रिकमेंडेशन ये भी सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आएगा। हालांकि वैसे अगर आप देखें तो इस मुल्क में डिलिमिटेशन कमीशन के फैसलों को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन इस बार क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो 5 अगस्त 2019 के फैसलों का नतीजा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि 5 अगस्त 2019 जो है वो गैर कानूनी था, उसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि इस डिलिमिटेशन कमीशन को भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं किया जाएगा। उमर साहब, बदला क्या? जब मार्च में कमीशन बना उसके बाद मुतवातिर आप ये कहते रहे कि ये गैर कानूनी अमल है, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अचानक से ऐसा क्या हुआ? अचानक नहीं, ये एक प्रोसेस रहा। मैं मानता हूँ कि शायद वो फैसला लेने से पहले हमें अपने पार्टी से और ज़्यादा इसमें बातचीत करनी चाहिए थी। हकीकत ये है कि जब हम अपने काडर से हमने बात शुरू की, जब हमने अपने साथियों से बात शुरू की, कश्मीर में भी और जम्मू में भी, माँ सिवाय चंद साथियों के, ज़्यादातर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे साथी हैं, सीनियर जूनियर, सबों की ये राय रही कि कमीशन से बाहर रहना वो जम्मू कश्मीर के लिए नुकसानदेह साबित होगा। बेशक इसमें जाना नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मुश्किल होगा, बेशक इसमें हिस्सा लेना नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए लोगों को समझाना शायद मुश्किल होगा, लेकिन रियासत के लिए हमारा इससे बाहर रहना जो है वो फ़ायदेमंद नहीं होगा। और इसमें फिर हमारे साथियों ने मिसाल दी, जब हम पंचायत इलेक्शन में हमने हिस्सा नहीं लिया तो उसके बाद क्या हुआ? पंचायत के इलेक्शन हुए, आज आपके पंच सरपंच बैठे हुए हैं, आपके म्यूनसिपल इलेक्शन हुए, जिन म्यूनसिपल इलेक्शंस में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हिस्सा नहीं लिया। कोई आपके इन श्रीनगर के कॉरपोरेटर्स को कहता है कि आपकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है। आपका श्रीनगर का मेयर जो है पूरे मुल्क में घूमता है, किसी ने आज तक उसको कहा, आपने अपने इंटरव्यूज़ में कभी उसको कहा कि आपकी लेजिटिमेसी नहीं है? आप लोग कभी उसकी लेजिटिमेसी को क्वेश्चन नहीं करते हो, इस बात के बावजूद कि हमने उन इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लिया। तो जब हमारा हिस्सा ना लेना किसी प्रोसेस को डीलेजिटिमाइज नहीं करता है तो फिर ज़्यादा ज़रूरी बनता है कि हम उसमें अपनी राय रखें, और अगर हम उसको नहीं मानते तो अपना डिसेंट नोट जो है रिकॉर्ड पे आना चाहिए, नहीं तो यहाँ के लोगों की बात ही नहीं आएगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि पंचायत इलेक्शंस में फ़र्क पड़ता? यहाँ एसोसिएट मेंबर होने के नाते कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? नहीं, फ़र्क कैसे नहीं पड़ेगा? क्या आपको रिवर्स कर सकते हैं इस डिसीजन को? अगर हमने हिस्सा नहीं लिया होता और हमने अपना डिसेंट नहीं दिया होता, या हम अपना डिसेंट जो 31 से पहले हमने देना है, अगर हम रिकॉर्ड पे अपना डिसेंट नहीं लाते तो आप मुझसे बात क्यों करते? या आप पहले गलत थे या आप गलत थे? मुझे याद है आपसे जब मैंने बात की पिछली बार तो आपने ये कहा कि अगर हम वहाँ जाते हैं इसका मतलब ये है कि जो मैं मानता हूँ ना, वो मैं मानता हूँ कि जैसे मैंने आपसे कहा कि वो फैसला लेने से पहले हम सब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में उस फैसले में शरीक थे, हमें और ज़्यादा अपने साथियों से इसमें मशवरा करना चाहिए था। जितना हमें मशवरा करना चाहिए था उतना हमने किया नहीं। तो अब आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए कि यहाँ से इल्ज़ामात और यहाँ से भी वो तो ठीक है ना, जैसे मैंने आपसे कहा हिस्सा ना लेना नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए शायद फ़ायदेमंद साबित होता, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए नहीं। वो किस तरह? कम अज़ कम कश्मीर की बात तो कोई तो करे, जम्मू के वो लोग जो इस फैसले से नाराज़ हैं उनकी बात तो कोई करे। फ़र्क तो कोई पड़ना चाहिए। आपको लगता है कोई फ़र्क पड़ेगा? वो मैं कह नहीं सकता ना, लेकिन कम अज़ कम हम ये तो नहीं, दुनिया को ये तासुर तो नहीं देंगे ना कि हर कोई इसके साथ है। जब मीटिंग हुई तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह बाहर आए, उन्होंने ये बयान दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एमपीज़ हैं उन्होंने जो रेफरेंस पॉइंट्स हैं या पैरामीटर्स हैं उन पे वो मुत्तफिक है, कोई रिबटल नहीं आया। रिबटल आया जनाब, रिबटल आया, लेकिन अब मुकाबला हम किसका कर रहे हैं? उस मिनिस्टर का जो ऐसी हुकूमत में है जिसने आप लोगों के इतने पर काटे हैं कि मैं आपकी अकेले बात नहीं कर रहा हूं, मैं आमतौर पर मीडिया की बात कर रहा हूं। इस मीडिया को इस गवर्नमेंट से सवाल पूछने की आज इजाज़त ही नहीं है। तो मैं माफ़ी चाहता हूं ये कहते हुए, लेकिन जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब अगर वो ये भी कहें कि रात को सूरज चढ़ता है और दिन को हम चांद चढ़ते हुए देखते हैं, तो 99% मीडिया ये कहेगी कि हाँ जी जितेंद्र सिंह साहब ने क्या तूफान की बात की।
कोई ये नहीं कहेगा जनाब ये झूठा आदमी है, झूठ बोलता है, इसको सच बोलने की आदत नहीं है। दिल्ली में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जैसी शख्सियत दिल्ली में इस फैसले के खिलाफ बयान नहीं दे पाते हैं तो मीडिया क्या करे? हमने बयान दिया ना, अब अगर आपने उसको कवर नहीं किया, आपने ट्वीट किया, हमने कवर किया, बस तो ठीक है ना। डॉक्टर साहब का कोई बयान ही नहीं आया। डॉक्टर साहब क्यों बार बार जब मैंने बात की, जब मेरे पार्टी के साथियों ने बात की, तो उसके बाद क्या कहने की जरूरत है? चाहे आप हों चाहे महबूबा मुफ्ती, शुरुआत से ही जब से ये कमीशन बना तो सभी ये कह रहे थे कि ये एक पार्टी के लिए बनाया गया। और पिछली बार अगर आपको याद हो, आप वज़ीर आज़म से मिले 4 अगस्त या 3 अगस्त को, फिर नतीजा क्या हुआ? दूसरे दिन मैंने बार बार ये कहा कि हम धोखा खा गए। मैंने बार बार कहा कि वज़ीर आज़म से मिलने के बाद हम धोखा खा गए। आज 2 बार खा गए, आज भी खा गए। आप मीटिंग में गए, उन्होंने दूसरे दिन 6-1 कर दिया। ना वो नहीं ना, हमें मीटिंग से पहले कोई ऐसी एश्योरेंस नहीं थी, हमें कोई ऐसी एश्योरेंस नहीं थी ना कि ऐसा होगा या नहीं होगा। तकरीबन यकीन था कि वो अपने लिए यूज करेंगे कमीशन का। ना हम बिल्कुल एक मतलब ओपन माइंड में गए। हमें मालूम था कि मतलब सीट के बंटवारे पे ये लोग कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं अपनी जगह आपको कहूँ, मैं तब भी उम्मीद लगाए बैठा था कि अगर 7 सीटों का बंटवारा होना है तो 4-3 पे होगा। अगर ये बहुत ही ज़्यादा बेशर्म रहे तो 5-2 पे होगा। लेकिन इन्होंने बेशर्मी की मतलब हद पार कर दी, जो उन्होंने 6-1 पे किया। मैं कहता हूँ ना, अभी वो 1 भी क्यों, फिर वो भी रख ले। मैं तो कहता हूँ हमें अपने आप को खुशकिस्मत समझना चाहिए कि इस 1 के बरक्स इन्होंने कहीं 4-5 और नहीं काट के वहाँ ले लिए। तो अब हमने धोखा नहीं खाया इस बार, ना हम किसी गलतफहमी के शिकार हुए। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, अब हम ये उम्मीद कर रहे थे कि मतलब थोड़ा सा तो ये लिहाज रखेंगे, थोड़ा सा तो इनको शर्म आएगा। बार बार उम्मीदें क्यों बांधते हैं? यहाँ पे मसला ये है, हम जानते थे कुछ ना कुछ होगा, लेकिन इतना करेंगे वो हम इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और क्यों, मैं आपको कहूँ क्यों, क्योंकि ना आखिर में डीलिमिटेशन का जो एक पैरामीटर होता है, मेन पैरामीटर, उसमें आबादी है। आप 2011 के सेंसस के मुताबिक देखिए, कश्मीर डिवीज़न का मुकाबला जम्मू डिवीज़न से करिए और आबादी देखिए। हमारी आबादी जम्मू के आबादी के मुकाबले में ज़्यादा है। इस फैसले के बाद हमारा जो परसेंटेज ऑफ सीट्स है वो और ज़्यादा कम होगा आबादी के लिहाज से। हमें फिर कहा जाता है नहीं जनाब, आप ज्योग्राफिकल एरिया भी देखिए। ये ज्योग्राफिकल एरिया का सबक सिर्फ हमें क्यों सिखाया जाता है? अगर ज्योग्राफिकल एरिया के बुनियाद पे फैसला करना है तो फिर मुझे बताइए ना, यूपी में महाराष्ट्र या राजस्थान या मध्य प्रदेश से ज़्यादा सीटें क्यों? राजस्थान एरिया वाइज यूपी से बड़ा, मध्य प्रदेश एरिया वाइज यूपी से बड़ा, महाराष्ट्र एरिया वाइज यूपी से बड़ा। एरिया के मुताबिक यूपी जो है वो मुल्क में 4थे नंबर पे है, लेकिन सीट के लिहाज से वो पहले नंबर पे है। क्यों? क्योंकि आपने आबादी देखी, आपने आबादी के बुनियाद पे फैसला किया। इसलिए हम भी वही कहते हैं, हम कहते हैं ना, जो बाकी मुल्क के लिए वो हमारे लिए क्यों नहीं। शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशंस को लेके क्या कहना है आपका? मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है ना। मुझे लगता है कि इससे पहले क्या शेड्यूल ट्राइब के मेंबर नहीं थे? 9 से ज़्यादा थे शायद, अगर आप पिछले असेंबली को देखें 14 या 15 थे। हाँ, तो इस लिहाज से अगर देखें तो उनका नंबर घट जाता है, बढ़ता नहीं है। वो तो पहले ही था। मुझे लगता है वो भी नाराज़ हैं, उनको उम्मीद थी कि उनकी तादाद बढ़ेगी। कश्मीरी पंडितों की बात करें, जिस बीजेपी ने थका नहीं ये कहते हुए कि हम ही लोग हैं जो कश्मीरी पंडितों की नुमाइंदगी करेंगे। आज कश्मीरी पंडित कहते हैं ना, हमारी सीट के रिजर्वेशन का क्या हुआ? आप सपोर्ट करते हैं कश्मीरी पंडितों की एक अलग? मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसमें भी वो लोग नाराज़ हैं जो इस कमीशन से एक्सपेक्ट कर रहे थे। आपने क्योंकि रिजर्वेशन की बात छेड़ी तो मैंने कहा कि जहाँ तक एसटी का रिजर्वेशन है, इससे ज़्यादा एमएलए बने हैं इससे पहले, और शेड्यूल कास्ट खुद उम्मीद कर रहे थे कि उनकी सीटों की तादाद बढ़ेगी, जो हुआ नहीं। अब क्या? अब बिल्ली थैली से बाहर। अब हम अपना फॉर्मल रिस्पांस जो है तैयार करके कमीशन को दे देंगे और हम कहेंगे कि हम इस फैसले के साथ नहीं हैं, हम इस फैसले को मंजूर नहीं करते, और इसको हम बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे। नहीं मानेंगे तो क्या?
तो बस वही जो 370 के साथ हुआ। फिर बाकियों के साथ नहीं ना। 370 का आप क्यों चैप्टर बंद कर रहे हो 370 का? मैं बंद नहीं आप इतनी अगर आप लोग इतनी जल्दी हार मानोगे तो फिर बाकी क्या करेंगे? हमने तो हाथ ऊपर नहीं किए। कुछ हो भी नहीं रहा है। पीएचईडी ने अब की बार भी कहा है कि हम जी एहतजाज करेंगे। हालांकि आप सड़कों पर एहतजाज के मुखालिफ रहे हैं शुरुआत से, लेकिन ये है कि जब हम देखते हैं कि पीएचईडी का जो एक तरह का लाहेअमल जो है, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा लोगों को। मैं लोगों की बात कर रहा हूँ ना। देखिए ना, मैं हार मानने के लिए तैयार नहीं हूँ और हमने कभी लोगों को ये भी नहीं कहा कि रातों रात ये होगा। अब एक तरफ से तो आप हमें कहते हो जनाब कि कुछ नहीं हुआ, भूल जाओ। आप यही बात अलायदी पसंद वालों को क्यों नहीं कहते हो ना? सुनिए ना, सुने। कितने साल हो गए यहाँ बंदूक आए हुए? 32 साल। उससे पहले भी आए थे। ठीक है 32 मान लो। 1 इंच जमीन इधर से उधर गई नहीं गई। यहाँ किसी कश्मीरी ने कहा जनाब आप 32 साल हो गए, छोड़ दो, भूल जाओ, बहुत टाइम लगा तुम लोगों को। एक जमात ने तो छोड़ दी। हाँ, एक जमात ने तो छोड़ देना। मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ। आपको कोई एक आदमी सड़क पे दिखा कोई अभी तक जिसने आपको ये कहा हो आप छोड़ दो, ये नहीं हुआ, अब 32 साल हो गए, चलो आगे? ज़्यादातर लोग जो इस सोच को रखने वाले हैं वो भी कहते हैं कोई बात नहीं ना, लंबी लड़ाई है, लड़ेंगे। कहते हैं ना, कहते हैं। हाँ बस तो ठीक है, तो हम भी वही कहते हैं ना। हम भी कहते हैं कि ये कोई हफ्ते या महीने की लड़ाई नहीं है, इसमें हमें टाइम लगेगा। बीजेपी को कितना टाइम लगा ना 370 को हटाने में? कितना टाइम, कितने इलेक्शन लड़े? हाँ तो ठीक है, लगे ना कोई 30-40 साल। हम कहते हैं ना हम उतना भी इंतजार नहीं कराएंगे। लेकिन जिस पार्टी को 40 साल लगे हटाने में, अगर हमें 40 महीने लगते हैं इसको वापस लाने की लड़ाई में कुछ हासिल करने में, मुझे नहीं लगता है ना कि ये कोई हम लोगों को धोखा दे रहे हैं। हमने हाथ ऊपर नहीं किए, हमने हार नहीं माना, लेकिन हमने लोगों को ये भी नहीं कहा कि ना रातों रात हम आपको करके दे देंगे। यहाँ लोग कहते हैं कि पीएचईडी जिन्होंने इसका एक तरह से तैयार कर दिया, एक तरह से कुछ लोग कहते हैं ठेका ले लिया कि वो 370 वापस लाएंगे, वो कर कुछ नहीं रहे। वो बयानात में एक दूसरे को काटते हैं। मैं आपकी बात बिल्कुल मानता। अगर कि कल को सुप्रीम कोर्ट जो है ये कोविड की बीमारी से बाहर आके अपनी नॉर्मल हियरिंग्स जो है रिज्यूम करता और उसमें फिर हम हिस्सा नहीं लेते, फिर मैं बिल्कुल मानता कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, सुप्रीम कोर्ट का काम जो है बिल्कुल ठीक तरह से चल रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब सारा सिलसिला ही रुका हुआ है, उसमें हमारा भी केस रुक गया। ये अफसोस की बात है कि जब से ये हम बाहर आए और हमने थोड़ा सा पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है 2020 में शुरू किया, तब से हम एक ना एक डेल्टा, ओमिक्रॉन, पता नहीं कौन से वेरिएंट्स के शिकार हुए हैं। और यहाँ नॉर्मल काम जो है उस पर रोज़ रुकावट लगाई जाती है। अच्छा, जब हम कुछ अब देखते हैं फर्स्ट को ये क्या करने देते हैं। मैं देखता हूँ ना, अगर फर्स्ट को घरों के बाहर ये ट्रक नहीं लगाते, मैं देखता हूँ अगर ये पीएचईडी के लीडरों को उस दिन एहतजाज करने देते हैं या नहीं। आप लोग कहते हो ये कुछ करते नहीं है। जब यहाँ लीडर बाहर निकलने के लिए तैयार होते हैं, घरों के बाहर फिर ट्रक लगते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानात भी, यानी बयानात से एक दूसरे को काट भी रहे हैं। लोगों में एक मैसेज ये जाता है ये तो एक दूसरे से फुर्सत नहीं है। मैंने ऐसे तो नहीं देखा। बयानात आपके भी, आप वहां गए, आपके भी बयानात आ गए। मैंने पीडीपी के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं की। मैंने जो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है मैंने उसको इशारतन, और सिर्फ ये कि वोट डिवीजन का बीजेपी वाले किस तरह फायदा उठाते हैं। मैं क्या अपनी तकरीरों में 2010 की बात नहीं करता? क्या जब मेरे पार्टी वाले तकरीर करते हैं क्या वो इन चीज़ों का जिक्र नहीं करते हैं। हम लोगों को याद दिलाते हैं ना कि हमसे जो गलतियां हुई हैं उनको दोबारा दोहराया नहीं जाएगा। लेकिन हमने जो है पीएचईडी के खिलाफ या पीडीपी की लीडरशिप के खिलाफ या पीडीपी के खिलाफ हमने कोई मुहिम नहीं चलाई, हमने कोई उनके खिलाफ कोई बात नहीं की। अगर आप ये कहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ एक तरह का मुहाज खड़ा करना है क्योंकि आपकी बड़ी लड़ाई है, इन पार्टियों को रोका नहीं जा सकता। ये किसके इशारे पे नाचते हैं वो सबको पता है।
इन पार्टियों को रोका नहीं जा सकता, लेकिन वोटरों को समझाया तो ज़रूर जा सकता है ना। आखिरकार वोटर ने फैसला करना है ना कि वोट डिवाइड होगा या नहीं होगा। जिन पार्टियों का आप जिक्र कर रहे हैं उनका शायद इतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं है उस एरिया में। वहाँ पे पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इन्वेस्टमेंट है। तीनों तकरीबन इस मामले पे एक ही ख्याल में है कि वोट डिवाइड नहीं होना चाहिए। ये तो तीन तो कम से कम एक तरह का प्लेटफॉर्म एक वर्क कर, एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे हम, पीएचडी तो एक साथ है ना हम। लेकिन वोट डिवाइड करने में एक दूसरे के साथ नहीं ना, अभी है ये आपने पहले से ही फैसला कर लिया कि हम वोट डिवाइड कर रहे हैं। रैलियां तो हो रही हैं अलग अलग। नहीं, वो तो अपने पार्टी की बात करना तो कोई गलत बात नहीं है ना। हमने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार तो खड़े नहीं किए। उम्मीद करेंगे आगे अगर आने वाले इलेक्शन में वो हम पीडीपी ये क्या कहते हैं सॉरी पीएचडी की क़यादत से उम्मीद करेंगे कि वो कोई इस तरह का एक फ्रेमवर्क तैयार करें जिससे कि हम सब एक साथ रहें। अब की बार कई लोग ये कह रहे हैं कि अब इतनी मुश्किल में है 370 के बाद, चलो लोगों ने ये भी माना कि शायद ये कुछ नहीं कर सके। अब की बार ये कह लें अब 6 जम्मू में इस पे भी हो गया, ऐसे इतने सारे कवानीन आ गए, इनको अंडू करना पॉसिबल नहीं है। तो ये सब पार्टियां एक साथ मिलके कम से कम 1-2 मुद्दों पे एक साथ क्यों नहीं हो जाती? क्या ये हमारी कोशिश नहीं थी जब पीएचडी को हमने शुरू किया? उस वक्त तो बीजेपी को छोड़ के सब पार्टियां एक साथ आईं, हाँ थे सब एक साथ। फिर एक दो जो हैं वो अलग हो गए। क्यों हो गए वो आपको उनसे पूछना चाहिए। हम तो अभी भी इस कोशिश में है कि कम से कम इन मेन इश्यूज़ पे हम सब जो हैं एक प्लेटफॉर्म पे आए। लेकिन इस प्लेटफॉर्म को हमने कमज़ोर नहीं किया, हमने इन लोगों को धकेला नहीं, हमने निकाला नहीं। किसी न किसी वजूहात के बुनियाद पे ये लोग खुद चले गए। क्यों गए ये इस सवाल का उनको खुद जवाब देना पड़ेगा। लेकिन हम अभी भी चाहते हैं कि कम से कम इन मेन इश्यूज़ पे जो है एक ही प्लेटफॉर्म पे आए और बात करें। लेकिन इसके लिए मतलब हमने कोशिश की, हमारी कोशिशों को ठुकराया गया। अब वो कोशिश करें, हमने तो कभी इनकार नहीं किया। मैं तो आज भी कहता हूँ अगर इनमें से कोई फारूक साहब को फ़ोन करेगा और कहेगा कि हम कम से कम इस इशू पे पीएचडी का साथ देंगे, डॉक्टर साहब कभी उनको इनकार नहीं करेगा। वो कहेगा ठीक है आ जाइए, हम बैठ के एक साथ बात करेंगे। आपके कई बयानात लोगों को बड़े बड़े तीखे लगते हैं। जब पीडीपी बनी तो आपने कहा कि ये दिल्ली से बन के आई। उसके बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस वैसे भी एक पुरानी जमात थी। ख्वाजा अब्दुल गनी लोन पहले से इलेक्शन लड़ते आए हैं। अल्ताफ़ बुखारी की माने चलो वो 1-2 साल नई पार्टी है। अब आपके जब बयान आते हैं कि सीधे दिल्ली से आ गए। मैंने किसी की बात ही नहीं की। मैंने किस पार्टी का नाम लिया? जब आप कहते हैं मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। आपने कहते हैं कि ये दिल्ली से बन के आए हैं। आपने खुद एक का नाम लिया, मैंने नहीं लिया। मैंने सबका नाम लिया। आप ज़्यादा एक के तरफ था, लेकिन मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। मैं इन पार्टियों का नाम ही नहीं लेता हूँ। मुझे मेरी कोई तकरीर दिखाइए जिसमें मैंने इस पार्टी का या इनके लीडर का कहीं नाम लिया हो। मैं इनका जिक्र ही नहीं करता हूँ। आपने कहते हैं कि ये दिल्ली से बन के आए हैं। मुझे दिखाइए ना, मुझे महीना एक हो गया टूर करते हुए। मुझे एक तकरीर दिखाइए मेरी जहाँ पे मैंने किसी इनके पार्टी का नाम लिया हो या इनके लीडर का नाम लिया हो। मैं अपनी पार्टी की बात करता हूँ, और सॉरी अपनी मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस की। मैं दूसरों की बात ही नहीं करता। बारामूला में जब आपसे पूछा गया तो आपने क्या कहा? मैं आप खामोश भी तो नहीं रहे। मैं खामोश ही रहा ना। आपने खामोश रहते तो शायद मेरा अब आप अज्यूम कर रहे हैं कि मेरा जो रिएक्शन था वो उसके बारे में था जिसके बारे में सवाल पूछा गया। मेरा रिएक्शन सवाल के बारे में भी हो सकता है। यहाँ के जो भी चाहे लैंड रिफॉर्म्स की बातें हुई, चाहे रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, क्या आपको वाकई लगता है कि अगर इलेक्शन के बाद कोई पार्टी यहाँ इक़्तिदार में आती है, चाहे कोई महाज बने चाहे कोई पार्टी आए, इतनी सारी चीज़ें जो तब्दीलियाँ हुई उनको अंडू कर सकता है? बहुत सी चीज़ों को अंडू किया जा सकता है। डोमिसाइल, लैंड लॉज, ये जो बिजली के साथ किया जा रहा था, जो आपके ये माइनिंग के राइट्स जो दिए गए हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। अगर के आपको आपका स्टेटहुड वापस दिया जाता है,
अगर आपकी असेंबली वापस आ जाती है, इन पे कानून बनाना जो है वो आपके दायरे इख्तियार में है। आप इन चीज़ों को अनडू कर सकते हो। जो बड़ी चीज़ें हैं उसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट में अपना जो है अपनी लड़ाई जारी रखनी होगी। अब मैं जो मैंने बांडीपुर में बात की, बीजेपी की मुकम्मल कोशिश है कि वो जम्मू कश्मीर असेंबली से एक ऐसी करारदाद पास करें जिससे कि दुनिया को ये कह सकें कि ना 5 अगस्त का फ़ैसला हर किसी को काबिल कबूल है, और वो हम रोकना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर असेंबली से हम इन चीज़ों को रिवर्स करने का काम जो है वो शुरू करें। बीजेपी चाहती है कि वो 5 अगस्त 2019 पे एक थप्पा लगवाएं असेंबली से, और ये लड़ाई जो है हम जारी रखेंगे। हम चाहते हैं कि रिवर्सल का प्रोसेस जो है वो असेंबली से शुरू हो और इसका खात्मा जो है सुप्रीम कोर्ट में हो। हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। जो लोग इस गलत फहमी में है कि बस जी अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ा है, हमने बार बार कहा, मैं इस बात को दोबारा दोहराता हूँ कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका इलाज हमारी असेंबली में होगा। तभी तो ये स्टेटहुड वापस देने पे पूरी तरह से मतलब वो कहते हैं व्हेन द अप्रोप्रिएट टाइम, देना तो होगा इनको। कभी ना कभी तो आपका स्टेटहुड वापस आ ही जाएगा, और जब आपका स्टेटहुड वापस आ जाएगा इन चीज़ों का इलाज आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनके हाथों में होगा। इसलिए इससे पहले जब भी असेंबली इलेक्शन हुए थे, मैंने लोगों को कहा ना, ये बिजली, सड़क, पानी, डेवलपमेंट, ये इन चीज़ों के लिए असेंबली है, और था वो असेंबली उन चीज़ों के लिए। ये जो आने वाला असेंबली आपका है, इसमें बिजली, सड़क, पानी बेशक एक इशू रहेगा, लेकिन हमारी शनाख्त, हमारी पहचान, हमारा मुस्तकबिल, हमारी ज़मीनें, हमारा ये हमारी रिसोर्सेज, इन सब चीज़ों का कंट्रोल अगर हमें वापस लाना है, हमें इस असेंबली से वापस लाना होगा। इसलिए ये आने वाला असेंबली जो है ये सिर्फ बिजली, सड़क, पानी के लिए नहीं होगा, ये हमारी पहचान के लिए बहुत ज़रूरी होगा। शुक्रिया। ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, जो हमें कह रहे थे कि बहुत सारी चीज़ों का इलाज है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है अगर असेंबली बनती है तो क्या कश्मीर बेस्ड पार्टियां जो 370 के कलादम किए जाने के ख़िलाफ़ लड़ना चाहती है उनको मौका मिलता है। फ़िलहाल जो कोशिश ये है कि इनको वहाँ तक पहुँचने के लिए मुश्किलात पैदा की जाएं। कैमरा पर्सन अयूब के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर।